अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी हमेशा की तरह अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, अपनी ज़िंदगियों में हंसते मुस्कुराते रहें आप। तो आइए नॉवल का आगाज़ करते हैं। आज है नॉवल की 11वीं एपिसोड और इस नॉवल का नाम है मैनू इश्क हो गया अखियां नाल। और इस नावल को जो लिखा है उस राइटर का नाम है अरीशा। ये बहुत अच्छे नावल लिखती हैं, इनके नावल बहुत मज़े के होते हैं। और पहले भी मैंने इनका एक नावल लगाया है, मुझे अब नाम शायद उसमें कन्फ्यूजन हो रही है। शायद उस नावल का नाम है शिद्दत इश्क है मेरे ख्याल से, जो मैंने अरीशा का लगाया है। तो आप वो नावल भी ज़रूर पढ़ें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ पे वो नावल नज़र आ जाएगा। बहुत अच्छे नावल लिखती हैं ये राइटर। तो आइए नावल का आगाज़ करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। लेकिन प्लीज़ जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब का जो बटन है ना उसको प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरे जो अच्छे अच्छे जो नावल है ना वो आपको पढ़ने को मिल सके। ठीक है, तो आइए जी नावल का आगाज़ करते हैं। नावल कहाँ पे हमने स्टॉप किया था लास्ट? जी ये है जी नावल जहाँ हमने स्टॉप किया है। आप ठीक तो है ना यशव? वो उसके पास बैठते हुए पूछने लगी थी। क्या होना है मुझे? बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ। नीचे ये बहस किस चीज की चल रही है? दुराब भाई की आवाज ऊपर तक आ रही थी। वो क्यों चिल्ला रहे थे इतना? वो नॉर्मल लहजे में पूछने लगा। वो इरम आपी और दुराब भाई में हल्की सी लड़ाई हो गई शाकिर भाई को लेकर। इरम आपी कह रही थी कि हो सकता है शाकिर भाई को कोई ज्यादा जरूरी काम पड़ गया हो जिसकी वजह से वो ना आ सके हों। तो दुराब भाई इस बात पर गुस्सा हो रहे थे। वो तफसील बताती बड़ी मासूम लगी थी। यशव ने एक नज़र उसके चेहरे को देखा। वैसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पर हम भी लड़ सकते हैं, क्या ख्याल है? शादी के बाद एक फाइट इसी टॉपिक पे ना हो जाए? वो मुस्कुराहट दबाते हुए बोला तो वह हैरत से उसका चेहरा देखने लगी थी। मैं शाकिर भाई का साथ हरगिज नहीं दूंगी, वो गलत है। ऐसा भी कौन सा जरूरी काम आ गया कि अपनी शादी छोड़कर चले गए? शादी से ज्यादा जरूरी भी कुछ हो सकता था क्या? जब जानते हैं कि यहाँ हम सब लोग उनके आने का इंतजार कर रहे हैं तो इन्हें यहाँ होना चाहिए था। लाख जरूरी काम थे लेकिन लड़की की इज्जत से ज्यादा अहम और कुछ नहीं होता। फरियाल आपी को कितना बुरा लगा होगा, पता नहीं वो क्या क्या सोच कर बैठी होंगी। आज शादी की डेट फिक्स होनी थी, हम 15 दिन के अंदर अंदर शादी करने वाले थे और ऐसे में शाकिर भाई की इस तरह की गैर जिम्मेदारी। मुझे शाकिर भाई पर बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर मेरे सामने होते तो मैं उनका सर फाड़ देती। वो आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए बोली तो यशव को इस पर बेसाख्ता प्यार आया था। रिलैक्स हो जाओ, हो सकता है सच में से कोई जरूरी काम आ गया हो। उसके गिर्द अपनी बाहों का हिसार बनाते हुए उसने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा था। कितना भी जरूरी काम क्यों ना आ गया हो, किसी लड़की के जज्बात से ज्यादा जरूरी तो नहीं हो सकता ना। पता नहीं वहां फरियाल आपी पर क्या बीत रही होगी। वो कुछ बोल नहीं रही, इसका ये मतलब नहीं कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसके सीने से लगी वो सच में आंसू बहाने लगी थी। उसके इस तरह जज्बाती होने पर परेशान हो गया था। अर्शम रिलैक्स हो जाओ यार, क्या हो गया है? इस तरह से क्यों रो रही हो तुम? तो परेशान कर रही हो मुझे, तुम तो परेशान कर रही हो मुझे। मेरे दिल का मासूम था टोटा, ऐसे नहीं होते, ऐसे नहीं रोते मेरी जान। इस तरह से रोने की जरूरत नहीं है। आज नहीं हो सका ये सब कुछ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी नहीं होगा। बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। और फरियाल की भी परेशानी की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारी तरह जज्बाती नहीं है। जरूरी नहीं कि हमारी तरह उसे भी शाकिर पर गुस्सा ही आ रहा हो सकता है वो अपने होने वाले शोहर की सिचुएशन को समझ रही हो। हमें इतना नहीं सोचना चाहिए, रोना बंद करो। वो इसे अपने सीने से लगाता उसके माथे पर लब रखते हुए बोला था। नहीं यशव, इन्हें बुरा लगा है, आपको नहीं पता। वो किचन में खड़ी रो रही थी। इस दफा वो पहले से ज्यादा रोते हुए उसे बताने लगी थी। यशव के दिल पर जैसे गिरा था बन गई थी। उसकी बहन किसी के लिए रो रही थी, ये सुनकर ही उसे तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो इस मामले में कुछ कर नहीं सकता था। अगर कोई उसकी बहनों को तकलीफ देता तो वो उसकी हस्ती तक हिलाने की हिम्मत रखता था, लेकिन यहाँ वो बिल्कुल बेबस था, कुछ नहीं कर सकता था। चलो बंद करो रोना धोना, नीचे चलते हैं अम्मी के पास, फरियाल के पास, उससे बातें करते हैं, इसे इससे उन सारी चीज़ों से बाहर निकालते हैं। वो उसका चेहरा साफ करते हुए बोला तो अर्शम ने हाँ में सर हिलाया था। यशव, आपसे एक बात पूछूं? वो उठने लगा था जब उसने अचानक ही यशव के कॉलर थाम लिया था। मेरी जान का टोटा, पूछो, जरूर पूछो। वो इसे भी अपनी साथ ही खड़ा करके उठ गया था। मैं मुसीबत हूं ना आपके लिए? वो बोली तो यशव हैरत से उसका चेहरा देखने लगा। किसने ये फजूल बकवास की है तुमसे? वो इसका चेहरा देखने लगा था।
یقیناً یہ ساری بکواس ارم نے ہی اس کے دماغ میں ڈالی تھی۔ وہ میں ابھی آپ کی اور وارث بھائی کی باتیں سن رہی تھی۔ آپ ان سے کہہ رہے تھے نا کہ جب بھی فریال آپی کی شادی کی بات آتی ہے تب کوئی نہ کوئی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے۔ پہلے میری شادی کی شرط رکھ کر بابا نے آپ لوگوں کے لیے مصیبت کھڑی کر دی، تو پھر میں مصیبت ہوئی نا آپ کے لیے۔ آپ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، پھر بھی آپ کو مجھ سے شادی کرنی پڑی، اور شادی کے بعد جیسا آپ چاہتے تھے ویسا بھی کچھ نہیں ہوا۔ میرے گھر والوں نے فضول میں مجھے آپ کے گلے ڈال دیا، مصیبت کھڑی کر دی میں نے آپ کے لیے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ یشب اس کی باتوں پر حیرت سے آنکھیں کھولے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ تم میری بیوی ہو ارشم، میرے ہونے والے بچے کی ماں، تم میرے لیے کوئی مصیبت نہیں ہو، اور میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ وارث سے میں نے صرف شرط کے ریلیٹڈ باتیں کر رہا تھا کہ تمہارے بابا نے فریال کی شادی کے سلسلے میں ہی شرط رکھی تھی، اور پھر اب ہماری شادی کے 4 مہینے گزر جانے کے بعد بھی ان لوگوں نے شادی کا ذکر نہیں کیا۔ میں اس بات سے تھوڑا اپسیٹ تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم میرے لیے مصیبت ہو۔ تم تو میری جان ہو، میری جان کا ٹوٹا ہو، میری زندگی کی رونق ہو، میرے چہرے کی مسکراہٹ ہو، میرا سکون ہو۔ فضول میں آئندہ خود سے کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت خاص ہو تم میرے لیے، بہت زیادہ خاص۔ چلو اب نیچے چلتے ہیں۔ اس بار اسی کتے نے نیچے یہ بات پھیلا دی ہوگی کہ ہم یہاں اوپر ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہوئے پتہ نہیں کون سا رومانٹک باتیں کر رہے ہیں، اور میں خود پر فضول میں اس طرح کا کوئی الزام نہیں لوں گا جب تک میں کچھ کروں نا، اس لیے بہتر ہے کہ نیچے چلو۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے دو معنی سے انداز میں شرارت سے کہہ گیا، تو ارشم نے غصے سے اسے گھورا تھا، جو اس سچویشن میں بھی رومانس کو بیچ میں گھسانا نہیں بھولا تھا۔ اف اللہ یشب، یہ رات میں چھچوری فلمیں دیکھ دیکھ کر نا پورے چھچورے ہو گئے ہیں آپ۔ اندازہ بھی نہیں کہ کب کہاں کون سی بات کرنی ہوتی ہے۔ وہ منہ بنا کر کہتی سیڑھیوں کی طرف جانے لگی تھی، جب اچانک یشب نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ مجھے سب پتہ ہے بیگم، کون سی بات کہاں پر کرنی ہے، اور ویسے بھی ان چھچوری فلموں سے اتنا چھچورا پن سیکھ کر میں نے اپنی بیوی پر ہی آزمانا ہے نا۔ وہ اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے پوری شدت سے اپنا چھچورا پن دکھاتا پیچھے ہٹا تھا، جبکہ وہ اس کے لبوں کی جسارت سے لمحے میں سرخ ہوتی ہی بڑی مشکل سے اپنا آپ اس سے چھڑاتی نیچے کی جانب بھاگ گئی تھی، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے ہی نیچے کی طرف آنے لگا تھا۔ جو چیز تمہارے لیے اچھی نہیں ہے وہ تم نہیں کھا سکتی۔ یہ گول گپے، آئس کریم، سب کچھ بند ہے اب سے۔ رات تقریباً 3 بجے کا وقت تھا، جبکہ ارشم بیڈ پر آلتی پارتی مارے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے زبردستی یشب کو جگایا تھا۔ اس وقت اس کا آئس کریم کھانے کا بہت دل چاہ رہا تھا، اسے بہت زیادہ کریونگ ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ 8واں مہینے میں لڑکیوں کو اس طرح کی چیزوں کی بہت زیادہ کریونگ ہوتی ہے، اور وقت بے وقت ہوتی ہے۔ تو آج کل ارشم کا بھی وہی حال تھا، اس سے بہت زیادہ کھانے کی عادت ہوتی جا رہی تھی۔ ان دنوں میں وہ جتنا کھاتی اس کے لیے کم ہی تھا۔ فریال اور امی تو اس کا اتنا خیال رکھتی تھی کہ اسے نیچے ہی شفٹ کر لیا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانے کی زحمت نہیں کرتی تھی۔ اس کی خاطر یشب کو بھی نیچے آنا پڑ گیا تھا، اور اب آدھی رات کو اس کی خاطر باہر بھی جانا پڑ سکتا تھا، لیکن وہ جا نہیں رہا تھا، کیونکہ امی نے اسے کسی بھی طرح کے نقصان والی چیز کھانے سے منع کر رکھا تھا، اور آئس کریم اس کے لیے بالکل بھی اچھی نہیں تھی۔ نہیں ارشم، کل صبح تمہارا ٹیسٹ ہونا ہے، اس وقت میں تمہیں اس طرح کی کوئی چیز نہیں کھلا سکتا، اور ویسے بھی یہ ساری چیزیں منع ہے نا تمہارے لیے۔ میری جان ابھی سو جاؤ، وہ بے حد پیار سے بولا تھا۔ نہیں، مجھے ابھی کھانا ہے، اگر کچھ کھلا نہیں سکتے تو پھر کوئی اچھی سی فلم دکھا دے، میں پوک پن کھا کر گزارا کر لوں میں پوک پن کھا کر گزارا کر لوں گی۔ وہ بے حد معصومیت سے آنکھیں پھٹ پٹاتے ہوئے بولی، تو یشب اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں پر جھکا تھا۔ میری جان کا ٹوٹا، بہت ستانے لگی ہو تم۔ چلو لگاؤ اپنی فیورٹ کارٹون والی فلم، تب تک میں پاپ کارن لے کر آتا ہوں تمہارے لیے۔ پیار سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چومتے ہوئے بیڈ سے اٹھ کر باہر جانے لگا تھا، کیونکہ گول گپے اور آئس کریم کی فرمائش تو وہ پوری نہیں کر سکتا تھا، لیکن اپنی معصوم سی بیوی کے لیے پاپ کارن تو لا ہی سکتا تھا۔ اور وہ معصوم سی لڑکی اس کی اتنی سی توجہ پر ہی بہت خوش ہو گئی تھی۔ ارے نہیں نہیں ڈاکٹر، ہمیں نہیں جاننا کہ بیٹی ہوگی یا بیٹا، جو بھی ہوگا ہم تو اللہ کا تحفہ سمجھ کے قبول کریں گے۔ ڈاکٹر اسے الٹرا ساؤنڈ کے بارے میں بتا رہی تھی۔ اس کی پریگنینسی کو 8واں مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کی بات کو سمجھ رہی ہوں، لیکن پھر بھی اگر آپ چاہیں تو اپنے بیبی کو دیکھ سکتی ہیں۔ ڈاکٹر نے سامنے مشین کی طرف اشارہ کیا تھا، یہاں پر اس کے پیٹ پر مشینی آلہ لگتے ہی اسکرین پر کچھ شو ہونے لگا تھا۔
जी, मेरा बच्चा है, वो हैरत से पूछने लगी तो डॉक्टर उसकी मासूमियत पर मुस्कुराई थी। जी बिल्कुल, ये आपका बच्चा है। आप अगर चाहें तो ये मूवमेंट अपने शौहर के साथ भी शेयर कर सकती हैं। हाँ ना डॉक्टर, वो बाहर बैठे हुए हैं, इन्हें बुलाएँ ना, हम दोनों मिल के देखेंगे। वो खुश होते हुए बोली तो डॉक्टर मुस्कुराकर बाहर से यशब को भी बुला चुकी थी। यशब, ये देखिए ना हमारा बेबी कितना प्यारा है, ये 2 महीने के बाद ये हमारे पास होगा, वो खुश होते हुए उसे बता रही थी। जबकि यशब इसके पास बैठते हुए सामने स्क्रीन की तरफ देखने लगा था। ये लम्हा बेहद हसीन था, वो उस लम्हे को जीना चाहता था। औलाद भी क्या चीज़ होती है, वो अभी तक इस दुनिया में भी नहीं आया था और इन दोनों के लिए कितना अहम हो गया था। डॉक्टर, मेरी बीवी को तो कोई खतरा नहीं है ना? उसके केयरिंग में हम कोई कोताही तो नहीं कर रहे, सब कुछ बिल्कुल ठीक है ना? वो डॉक्टर से पूछने लगा था। जी बिल्कुल, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी पहला बच्चा है तो केयर की ज़्यादा ज़रूरत है और इनकी उम्र भी बहुत कम है, तो आप लोग जितना हो सके इनका ख्याल रखने की कोशिश करें। बाकी सब कुछ ठीक है। डॉक्टर ने जैसे इन्हें बेफ़िक्र किया था और डॉक्टर की बात सुनकर वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए थे। यशब, वापसी पर मैं थोड़ी देर के लिए बाबा के पास चली जाऊँ? कितने दिन हो गए हैं मैं इनसे नहीं मिली। वो अस्पताल से निकलते हुए उससे पूछने लगी थी, जिस पर यशब ने कुछ नहीं कहा था। जब से फरियाल वाला मामला हुआ था तब से जैसे दिलों में दूरियां आ गई थी। वो पप्पा जान से हर तरह का राब्ता ही खत्म कर चुका था। हाँ, लेकिन वो अपनी जान से प्यारी बीवी पर कोई जुल्म नहीं ढा सकता था। जाते हुए छोड़ जाता हूँ, तुम्हें वापसी पर ले आऊंगा, वो कहते हुए बाहर निकला था, जबकि अर्शम मुस्कुराकर उसके साथ हुई थी। अरे अम्मी, मैं अपना बहुत ख्याल रखती हूँ और मुझसे कहीं ज्यादा मेरा ख्याल यशब रखते हैं। फरियाल आपी और अम्मी का ध्यान भी इसी तरफ ही लगा रहता है। हर वक्त वो मेरे बारे में ही सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं। एक मिनट सोच कहीं आगे पीछे नहीं होती इन लोगों की। अब तो हम नीचे रहने लगे हैं, डॉक्टर ने मुझे सीढ़ियाँ चढ़ने से मना कर दिया था ना, इसलिए अब मैं नीचे ही रहती हूँ। आप परेशान मत हो, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज भी हम डॉक्टर के पास ही गए थे, हमारा बच्चा बहुत हेल्दी है माशाल्लाह से। वो अपनी माँ को यकीन दिला रही थी, जो कुछ पुरसकून नजर आई थी। उसकी बातों के बाद खुदा का शुक्र था कि शाकिर वाले मामले पर यशब ने जाहिल मर्दों की तरह अपनी बीवी पर उंगली नहीं उठाई थी। खुदा का लाख लाख शुक्र है बेटा, तुमने मुझे कुछ हद तक पुरसकून कर दिया है, वरना मैं तो इरम को लेकर बहुत परेशान हूँ। आजकल दुराब बात बात पर इरम को ताने मार रहा है और तो और तलाक की धमकी दे चुका है। कहता है कि अगर शाकिर ने कोई उल्टी सीधी हरकत की तो इरम को तलाक दे देगा। मेरी तो जान लबों में आ गई उसकी ये बात सुनकर। दो दो बच्चे हैं बेचारी के, खुदा न खास्ता अगर घर उजड़ गया तो किधर जाएगी। अपनी की आंखों में तो आंसू आ गए थे, जबकि वो हैरत से उन्हें सुन रही थी। दुराब इतनी बड़ी धमकी कैसे दे सकता था? अम्मी, दुराब भाई ऐसा कैसे कह सकते हैं? वो ये शाकिर भाई का मसला है, वो अपने घर इसको पुजारी की सोच ये शाकिर भाई का मसला है, वो अपने घर में इस तरह की सोच भी अपने दिमाग में कैसे ला सकते हैं? मुझे दुराब भाई से ऐसी उम्मीद नहीं थी। बेटा, उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी इससे ऐसी, और वो ऐसी सोच ला भी कैसे सकता है अपने दिन में? दो दो बच्चे हैं उसके और इस तरह जाहिलों जैसे बीवी को तलाक देने की धमकी दे रहा है। और हिरम बता रही थी कि आजकल तुम्हारे बाबा और मुझे भी बहुत कोस रहा है, बात बार पर उल्टी सीधी बातें कर रहा है, हमारी तरबियत पर सवाल उठा रहा है, हमें धोखेबाज कह रहा है। अम्मी, आप लोगों ने भला कौन सा धोखा दिया है? अगर शाकिर भाई पर इतनी ही बातें बन रही हैं तो आप ये मामला ख़त्म कर दें, शाकिर भाई से शादी की बात करें। आप लोग होते कहाँ हैं? शाकिर भाई, इस सारे मामले के बाद तो मेरी इनसे मुलाकात ही नहीं हुई। उसने परेशानी से कहा था। कहाँ होता है बेटा, यहीं होता है, इसने कहाँ जाना है? बस अभी जल्दी तौर पर शादी के लिए तैयार नहीं है। लेकिन दराब ने तो हद कर दी अम्मी, जैसे बात को संभालने की कोशिश करने लगी थी, क्योंकि बाबा ने इन्हें मना कर रखा था कि शाकिर के बारे में कुछ नहीं बताना। परेशान मत हो अम्मी, सब ठीक हो जाएगा। शुक्र है अल्लाह का कि यशब कम से कम दुराब भाई की तरह नहीं है। इतना सब कुछ हो गया लेकिन यशब ने मुझसे इस चीज़ का जिक्र तक नहीं किया। कहते हैं तुम परेशान मत हो, ये तुम्हारा मामला नहीं है, मैं खुद सब कुछ देख लूंगा, संभाल लूंगा। वो उनकी तरफ देखते हुए बताने लगी तो उन्होंने मुस्कुरा कर उसके लिए दुआ की थी। खुदा का शुक्र था इनकी एक बेटी तो सुकून में थी, वरना दूसरी बेटी की तो इन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी लगी थी। और ऊपर से इन दोनों बेटियों में फ़र्क भी तो था। अर्शम रहती थी और मामला हल कर लेती थी और इरम की ज़बान को भी सुकून नहीं था। यशब यार, मुझे बहुत बड़ा अफसोस हुआ है, तुमने मेरा काम नहीं किया। क्या ही चला जाता तुम्हारा, अगर अपने कज़न से पूछ लेते। तुम्हारा कज़न तो वहाँ ऐश कर रहा है। वो आज काफ़ी दिनों के बाद अपने एक पुराने दोस्त से मिला था। वो और वारिस इस वक्त एक होटल में बैठे हुए थे। आज वारिस की अम्मी ने उसे वारिस के पीछे लगाया था, उसे शादी के लिए मनाने का कहा था। कौन से कज़न की बात कर रहे हो तुम साकिब? उसका कौन सा कज़न कहाँ पर ऐश कर रहा है? हमें भी तो कुछ बताओ, वो हैरत से उससे पूछने लगा था। यकीनन उसकी बात इन दोनों के ही पल्ले ना पड़ी थी।
अरे यार, तुम्हारा वो कज़न क्या नाम है, शाकिर, वो वहाँ कनाडा में गौरी मैम से शादी भी कर चुका है। उसके तो वारे न्यारे हो गए, वो तो चला भी गया। मैंने तुमसे कहा था उससे थोड़ी सी मालूमात लेकर मुझे भी बता दो, मैं भी अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ बेहतर हल निकाल सकूं। लेकिन तुमने मेरी कोई मदद नहीं की, पर अफ़सोस है तुम पर यार, तुम तो सबका साथ देते हो, सबके काम आते हो, लेकिन मेरे किसी काम ना आए तुम। वो अफ़सोस से बोल रहा था जबकि यशब के सर पर तो जैसे इस होटल की छत आ गिरी थी। शाकिर पाकिस्तान में नहीं था और वो वहाँ कनाडा में शादी कर चुका था ताकि अब तुम किसी गलतफहमी का शिकार हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, शाकिर तो पाकिस्तान में है और इसकी शादी तो मेरी, वो परेशानी से कहने ही लगा था कि वारिस ने उसे कुछ कहने से रोक दिया। यार, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा, खुद ही सोचो तुम, मुझे क्या मिल जाएगा ये झूठ बोलकर। साकिब उसके इस तरह से कहने पर परेशानी से कहने लगा था जबकि यशब से तो मजीद एक लफ्ज न बोला गया और ना ही मजीद कुछ सुना गया। वो उठ खड़ा हुआ था। देखो, जज्बाती मत हो यशब, आराम से, तुमसे पहले इस चीज के बारे में समझो, तफसील से जानो, इसके बाद ही किसी तरह का कोई कदम उठाना। हो सकता है वो कुछ और सोच कर निकला हो, हमें यूं अचानक। और क्या तफसील से जानूं मैं वारिस, सब कुछ तेरे सामने है। वो साकिब सच बोल रहा था, वो नहीं है पाकिस्तान में, कनाडा जा चुका है। 4 महीने से इसे कहीं नहीं देखा गया, वो अपने घर नहीं आता जाता, पाकिस्तान में कोई इसके बारे में कुछ नहीं जानता। जिस जगह वो काम करता है वहां से 4 महीने से गायब है। तो इस सब का और क्या मतलब निकलता है, तू ही मुझे बता। शक तो मुझे पहले ही था, जब से ये शादी वाला मामला गोलमोल हो रहा था तब से ही शक था मुझे। लेकिन इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा धोखा वो लोग कैसे दे सकते हैं हमें। ये कोई छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। मेरी बहन की जिंदगी खराब हो रही है। 24 साल तक ये लोग हमारे साथ फ्रॉड करते रहे। मेरी बहन की जिंदगी के 24 साल बर्बाद हो गए, उसकी जिंदगी बर्बाद होगी। जिंदगी बर्बाद नहीं हुई है उसकी, और ना ही मैं उसकी जिंदगी बर्बाद होने दूंगा। यशब, तो बस ये मामला हल कर, बाकी का मामला मैं हल कर लूंगा। उसकी आंखों में देखते हुए बोला तो यशब ने हैरत से उसे देखा था। वो मेरा मतलब है कि वो परेशानी से अपनी बात कवर करने की कोशिश करने लगा तो यशब ने नफी में सर हिलाया था। कोई ज़रूरत नहीं है तुझे अपना कोई भी मतलब मुझे समझाने की। तेरे सारे मतलब मैं बहुत पहले से समझता हूँ। मैं बहुत पहले से जानता हूँ कि तू फरियाल को पसंद करता है, बल्कि मैं हमेशा से जानता हूँ इस बारे में। यही वजह थी कि मैंने तुझसे कभी आगे से होकर ये नहीं पूछा कि तू शादी क्यों नहीं कर रहा, या तुझे कोई लड़की पसंद है या नहीं। और यकीन कर, अगर शाकिर मेरे माँ बाप की पसंद ना होता तो मैं तुझे कभी मायूस ना करता। वो बोला तो वारिस पे बेयकीनी से ही उसे देखने लगा। तो हो सकता है कि अब अल्लाह की तरफ से ही मेरे लिए कोई राह बन गई हो। मैं सच में उसे कोई तकलीफ नहीं दूंगा, प्लीज मुझ पर ट्रस्ट कर ले। यशब वो इस अंदाज में बोला था कि यशब ने बेसाख्ता ही उसके गिर्द अपनी बाहें फैलाकर उसे अपने सीने से लगाया था। शादी का मसला वक्ती बंद नहीं हुआ था, बिल्कुल खत्म ही हो गया था। इन लोगों ने ऐसी खामोशी इख्तियार की थी कि 4 महीने गुजर जाने के बाद भी शादी का कोई जिक्र तक नहीं हुआ था। उसने बार बार अम्मी से, पप्पा जान से इस बारे में बात करने के लिए कहा था, लेकिन इन्हें अपनी ही बेटी के रिश्ते की बात करते हुए अच्छा नहीं लग रहा था। और वजह से इस मामले से अब बुरी तरह से बेजार हो चुका था। वो अर्शम को हर इतवार सुबह उनके घर छोड़ आता था और शाम को ले आता था। इसने तो इनके घर जाना ही छोड़ दिया था। फुफ्फो अक्सर दरवाजे तक अर्शम को छोड़ने के लिए आती तो इससे मिल लेती थी, लेकिन वो घर के अंदर नहीं जाता था। अर्शम ने भी ये बात नोट की थी कि वो अब उसके घर वालों के जबान फेरने की वजह से वो इनसे काफी ज्यादा बदजन हो चुका है, जिसकी वजह से अब वो इनके घर जाना भी पसंद नहीं करता। जबकि अर्शम खुद परेशान थी क्योंकि उसके घर में भी शादी का किसी तरह का कोई जिक्र नहीं हो रहा था। लेकिन इस दफा कुछ अजीब हुआ था। इन सब चीजों को 4 महीने हो चुके थे और 4 महीनों से उसने अपने भाई की शक्ल तक नहीं देखी थी। कल रात खुद यशब ने इस बारे में उससे पूछा था कि क्या शाकिर घर पर मौजूद है, जिस पर अर्शम ने उसे बताया था कि वो तो 4 महीनों से शाकिर से नहीं मिली है। और फिर जैसे उसका शक यकीन में बदल गया था। और फिर अचानक ही साकिब का आकर उनका ध्यान एक नई तरफ लगाना शाकिर को बेनकाब कर गया था। वो घर में दाखिल हुआ तो सबसे पहले सीधा अम्मी के कमरे की तरफ ही आया था। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुमने सोच कैसे लिया ऐसा? तुम्हारी बहन का रिश्ता 24 साल से तय है। 24 साल हो चुके हैं उसकी मंगनी को। तुम्हारे जहन में ये ख्याल कैसे आ गया ऋषभ कि हम उसकी शादी कहीं और कर देंगे? तुम्हारे अब्बा ने जबान दी थी तुम्हारी पप्पो को कि वो अपनी बेटी की शादी इनके बेटे शाकिर के साथ करेंगे। हम जबान से कैसे फिर सकते हैं? और तुम्हारे अब्बा हयात नहीं है, इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम उनके लफ्जों का पास ना रखें। किस चीज का पास रखेंगी आप अम्मी? कौन सी जबान की बात कर रही हैं? अगर जिन लोगों ने जबान ली है इनको ही ख्याल नहीं तो हम कैसे जबान का पास रखें? अब्बा नहीं है इस दुनिया में, जलील हम हो रहे हैं और मैं ये मजीद सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी बहन 24 साल से साथ
آدمی کے سہارے بیٹھی ہے جو پاکستان میں ہے ہی نہیں۔ پچھلے 4 مہینے سے وہ کینیڈا میں جا چکا ہے اور وہاں کسی لڑکی سے شادی بھی کر چکا ہے، بلکہ وہ پاکستان سے نکلا ہی اسی غرض سے ہے، اور 4 مہینے پہلے ہی مجھے شک ہو گیا تھا۔ مجھے اس کے بارے میں تب بھی خبریں مل رہی تھی، لیکن میں نے کسی چیز پر یقین نہیں کیا، اپنے خون کے رشتوں پر یقین کیا۔ اور دیکھیے خون کے رشتوں نے کیا کیا ہے ہمارے ساتھ، رشتے بنانے کے لیے شرطوں پر شرطیں رکھتے رہے، اور جب رشتے نبھانے کی باری یہی تب اس طرح سے دھوکے بازی کی ہے ان لوگوں نے ہمارے ساتھ۔ وہ ان سے بولتے ہوئے دروازے سے اندر داخل ہوتی ارشم کو دیکھ رہا تھا، یقیناً وہ ان کے مابین ہونے والی ساری گفتگو سن رہی تھی۔ یشب آپ کچھ بھی مت بھولیں، یہ ہو سکتا ہے آپ کسی غلط فہمی کا شکار ہوں، اگر وہ کہیں جائیں گے تو ہمیں بتا کر جائیں گے، اتنے بڑے دھوکے میں نہیں رکھیں گے ہمیں، اور کم از کم میرے گھر والوں کو تو پتا ہوگا نا اس بارے میں، امی کو ابو کو کسی کو تو اس بارے میں انفارمیشن ہوگی، شاید ارم آپی کو تو یہ پتا ہوگا، وہ کسی نہ کسی کو تو بتا کر جائیں گے نا، تب تو سب لوگ تو ہمیں دھوکے میں نہیں رکھیں گے۔ آپ اپنی بہن کے دکھ میں صرف میرے بھائی کے خلاف نہیں بول رہے بلکہ میری ماں باپ پر بھی الزام لگا رہے ہیں، آپ میرے ماں باپ کو دھوکے باز کہہ رہے ہیں، اور یہ آپ سچ میں بہت غلط کر رہے ہیں۔ آپ کو کوئی حق نہیں ہے میرے ماں باپ کے خلوص پر انگلی اٹھانے کا، مجھے یقین ہے وہ اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے ہوں گے، میں آپ کو پوچھ کر دوں گی، اگر شاکر بھائی پاکستان میں نہیں ہے تو کم سے کم کسی کو تو پتا ہوگا نا، میرے ماں باپ مجھ سے اتنی بڑی بات نہیں چھپا سکتے۔ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی تھی، جبکہ یشب کا اس وقت غصے سے ویسے ہی دماغ خراب تھا۔ ارشم پلیز، یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے، تم اس سے دور رہو، یہ میرا اور میری بہن کا معاملہ ہے، میں خود دیکھ لوں گا مجھے کیا کرنا ہے، تمہیں جن چیزوں کی سمجھ نہیں ہے ان میں انوالو ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری طبیعت خراب ہے، فی الحال تم صرف اپنے اور بچے کے بارے میں سوچو، فضول میں الٹی سیدھی چیزوں میں دماغ گھسانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا، یقیناً وہ اسے اس وقت اس طرح کی فضول سوچوں میں نہیں اٹکانا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ کم عمر کی پریگننسی اس کے لیے خطرناک ہے، میں کیوں نہ بولوں یشب، اب میرے بھائی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، میرے ماں باپ کو بیچ میں لا رہے ہیں، تو میں کیوں نہ بولوں، اگر میرے بھائی نے کچھ غلط کیا بھی ہے تو بھی اب میرے ماں باپ پر اس طرح کا الزام نہیں لگا سکتے، میرے ماں باپ آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، اور جہاں تک بات ہے میرے بابا کی شرط رکھنے کی، تو میری اور آپ کی شادی اسی شرط پر ہوئی تھی کہ شاکر بھائی اور فریال آپی کی شادی ہوگی، اور اگر شاکر بھائی آپ کے ساتھ کسی طرح کی بے ایمانی کرتے ہیں تو آپ پورا حق رکھتے ہیں مجھے گھر سے اور اپنی زندگی سے نکالنے کا۔ تم کہاں کی بات کہاں لے کر جا رہی ہو، کیوں فضول باتیں بیچ میں گھسیٹ رہی ہو تم؟ اب یشب کو غصہ آنے لگا تھا، میں کوئی بات کہیں نہیں لے کے جا رہی، لیکن مجھے یقین ہے میرا بھائی ایسا کچھ نہیں کرے گا، اس لیے بہتر ہے کہ بار بار اس بات کا احسان نہ جتائیں کہ آپ نے میرے باپ کے کہنے پر مجھ سے شادی کر کے ان کی ذات پر کوئی بہت بڑا احسان کیا ہے۔ ہر ماں باپ کی طرح میرے ماں باپ نے میرے لیے بہتری سوچتے ہوئے آپ کے سامنے یہ شرط رکھی تھی اور وعدے پر وعدہ کیا تھا، کوئی بھی اتنا بڑا وعدہ توڑ نہیں سکتا، میں ان سے پوچھ کر دیتی ہوں آپ کو، لیکن اگر آپ والی یہ بات جھوٹی ہوئی تو آپ نے یہاں جو میرے سامنے میرے باپ کے بارے میں باتیں کی ہیں ان کی معافی مانگیں گے ان سے۔ وہ بے حد غصے سے کیا بول رہی تھی شاید وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، یہ شب اس کے جذباتی پن کو سمجھ رہا تھا، لیکن وہ کیسے ایک غلط چیز پر اپنے شور کو جھکانے کی بات کر سکتی تھی؟ میں غلط نہیں ہوں ارشم، تمہارے والدین غلط ہیں، تمہارا بھائی غلط ہے، اگر میں غلط ہوں تو مجھے جھکنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاں لیکن اگر تم غلط ہوئی اور شاکر اس وقت کینیڈا میں ہوا اور اسے وہاں کسی اور لڑکی سے شادی کی ہوئی تو میں آج ہی فریال کا نکاح پڑھاؤں گا۔ وہ بے حد غصے سے کہتا کمرے میں ہی ٹہلنے لگا تھا، جبکہ دروازے کے قریب کھڑی فریال پریشانی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ ارشم بیٹا تم پریشان مت ہو، آرام سے بیٹھ جاؤ، کچھ نہیں ہوتا، وہ غصے میں کچھ بھی بول رہا ہے، تو ٹینشن مت لے، ڈاکٹر نے تجھے ٹینشن لینے سے منع کر رکھا ہے، امی پیار سے اسے سمجھا رہی تھی کہ جبکہ وہ نفی میں سارے ہلاتے اپنے بابا کو کال کرنے لگی تھی۔ السلام علیکم، کیسا ہے میرا بچہ، میری جان، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ بابا نے فون اٹھاتے ہی پوچھا تھا۔ وعلیکم السلام بابا، مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے اور آپ مجھے اس بارے میں سچ سچ بتائیں گے۔ ہاں میری بچی پوچھو، مجھ سے کیا پوچھنا ہے، اور ایسی کون سی بات ہے جو میں اپنے بیٹے کو سچ سچ نہیں بتاؤں گا؟ وہ بہت لاڈ سے اس سے بات کر رہے تھے۔ شاکر بھائی کہاں ہے اس وقت؟ بابا بتائیں مجھے، کیا وہ اس وقت پاکستان میں نہیں ہے، کہیں باہر گئے ہوئے ہیں؟ 4 مہینے سے میں جب بھی گھر آ رہی ہوں شاکر بھائی کہیں پر نہیں مل رہے، اس وقت وہ کہاں ہے؟ اور 4 مہینوں سے آپ لوگ فریال آپی کی شادی کا ذکر کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ میری شادی کو 8 مہینے ہونے کو آئے ہیں، ابھی تک فریال آپی کی شادی کا ذکر تک نہیں کیا جا رہا۔ 4 مہینے پہلے آپ لوگ آنے والے تھے، لیکن پھر اچانک شاکر بھائی کا کوئی ضروری کام نکل آیا، آپ لوگوں نے یہ معاملہ اس طرح سے ختم کیا جیسے کبھی اس طرح کا کوئی معاملہ تھا ہی نہیں۔
हालांकि मेरी शादी भी इसी शर्त पर हुई थी कि शाकिर भाई और फरियाल आपी की शादी होगी, लेकिन 2 महीने बाद माँ के रुतबे पर फायद हो जाऊंगी। और आप लोगों की तरफ से फरियाल आपी के रिश्ते का कहीं कोई जिक्र तक नहीं हो रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या शाकिर भाई कहीं और इंटरेस्टेड हैं, या वो इस वक्त पाकिस्तान में है ही नहीं? वो इस तरह से पूछ रही थी कि दूसरी तरफ उसके बाबा परेशान हो गए थे। देखो देखो बेटा, मेरी बात सुनो और समझने की कोशिश करो। ये मेरी बेटियों का मामला है, मैं इसीलिए खामोश हूँ। बाबा, मैं आपकी कोई लंबी चौड़ी वजाहत नहीं सुनना चाहती हूँ। बस मुझे बताएं कि शाकिर भाई कहाँ हैं? क्या वो पाकिस्तान में नहीं है? क्या वो कनाडा चले गए हैं और वहाँ इन्होंने किसी से शादी कर रखी है? प्लीज बाबा, मुझसे झूठ मत बोलिएगा, आपको मेरी कसम है। अपने बाप के लड़खड़ाते लहजे पर वो मजीद परेशान हो गई थी। उसका दिल बुरी तरह से कांप रहा था। हाँ बेटा, हाँ बेटा, ये सच है। शाकिर पाकिस्तान में नहीं है। वो 4 महीने पहले ही नाफरमानी करके यहाँ से जा चुका है। उसने कनाडा में किसी बूढ़ी औरत से शादी कर रखी है ताकि वहाँ की नेशनलिटी हासिल कर सके। वो पाकिस्तान में रहना ही नहीं चाहता था। उसने फरियाल से शादी करने से इनकार कर दिया था। तो आपने ये बात हमें क्यों नहीं बताई? वो बेहद बदतमीजी से बोली थी। उसका लहजा इंतहा बुलंद था कि दूसरी तरफ बैठे उसके बाबा शर्मिंदगी के साथ सिर्फ सर झुका गए थे, बल्कि उसकी बात सुनने की हिम्मत भी खो बैठे थे। बेटा, मेरी बेटियों का मामला था। मैं अपनी बेटियों को बर्बाद होते नहीं देख सकता था। यशब अपनी बहनों के लिए कुछ भी कर सकता है। दुराब भी अपनी पुरानी गलतियां सुधारना चाहता है। मेरी बेटियां बर्बाद हो जाती। अपनी बेटियों की खातिर आप किसी दूसरे की बेटी को सारी जिंदगी घर पर बिठा के रखेंगे? अगर शाकिर भाई ने वहां जाकर किसी और से शादी कर ही ली थी तो आपको ये बात सबसे पहले आकर यहाँ बतानी चाहिए थी ना, कि इसे खुद तक रखना चाहिए था। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि अब वो अपने बाप को क्या जवाब दे। उसका जिस्म बुरी तरह से कांप रहा था। फरियाल ने परेशानी से आगे बढ़ते हुए उसे थाम कर सहारा दिया था। अम्मी, आप लोग ख्याल रखिएगा इसका। मैं थोड़ी देर में मौलवी और गुआहान को लेकर आता हूँ। फरियाल का निकाह आज ही होगा। उसने आगे बढ़ते हुए फरियाल के सर पर अपना हाथ रखा था, जो हैरानगी से उसे देख रही थी। फरियाल, मेरी बहन, मेरे जान, मेरा बच्चा, एक बात याद रखना, तुम्हारा भाई तुम्हारी जिंदगी का कभी कोई गलत फैसला नहीं करेगा। आज बहुत बड़ा फैसला करने जा रहा हूँ तुम्हारे लिए। एक फैसला अब्बा ने किया था जो तुमने 24 साल तक निभाया। अब एक फैसला मैं करूंगा, और मुझे यकीन है तुम्हें अपने भाई के फैसले पर फख्र होगा। वो उसके सर पर हाथ रखकर कहकर कमरे से निकल गया था, जबकि अम्मी ने रोती हुई अर्शम को थाम कर अपने सीने से लगाया था। तकरीबन 1 घंटे के बाद यशब दोबारा घर में दाखिल हुआ तो इसके साथ वारिस और उसकी अम्मी थी, जबकि कुछ और लोग भी साथ आए थे। वो कमरे में दाखिल हुआ तो अर्शम अम्मी के पास बैठी थी, जबकि फरियाल भी उसके पास ही बैठी उससे बातें कर रही थी। अर्शम, उठो, फरियाल को तैयार करो, आओ, अभी इसका निकाह होगा। मेहमान बाहर बैठे हैं, वारिस और उसकी अम्मी को मैं ले आया हूँ, साथ में मौलवी साहब भी मौजूद हैं। वो कहकर बाहर जाने लगा, जबकि वो हैरत थे उसे देख रहे थे। क्या मतलब है तुम्हारी बात का? इस तरह से कैसे फैसला कर लिया तुमने? ये सब तुम्हारी बहन की जिंदगी का फैसला है, उससे पूछा तो होता। मेरी बहन को मुझ पर भरोसा है अम्मी। एक फैसला आप लोगों ने किया था, एक फैसला मैंने किया है। मेरी बहन को मेरे इस फैसले पर कोई एतराज नहीं है। वो मान से कहता बाहर चला गया था। जब अम्मी ने फरियाल का चेहरा देखा, अम्मी, मैं नहीं जानती कि आप इस वक्त क्या सोच रही हैं, लेकिन मैं अपने भाई का मान तोड़ नहीं सकती। आप लोग बाहर चले, मेहमानों को संभाले, मैं तैयार होती हूँ। वो कहकर कमरे के अंदर से निकलते ही दरवाजे से अपने कमरे की तरफ चली गई, तो अम्मी के पास जैसे कहने को कुछ रहा ही नहीं था, और बस थोड़ी ही देर में निकाह की रस्म शुरू कर दी गई थी। उसने खामोशी से निकाह नामे पर दस्तखत करते हुए अपना आप उस इंसान के नाम कर दिया था जिसके बारे में वो सिर्फ इतना जानती थी कि उसके भाई का सबसे प्यारा और अजीज दोस्त है, जिसके लिए वो मुफ्त में चाय बनाती थी। हाँ, वो इंसान जो उसकी शादी इसलिए नहीं होने देना चाहता था ताकि उसकी चाय से हाथ ना धोना पड़ जाए। वो नहीं जानती थी वारिस की कौन सी मजबूरी थी और वो इससे शादी क्यों कर रहा था। बस वो इतना जानती थी ये इसके भाई का फैसला है और इसे अपने भाई पर यकीन था। वो खामोशी से अपना आप उस इंसान के नाम लिख चुकी थी। उसके जहन में इस वक्त शाकिर कहीं भी नहीं था। 24 साल, हाँ, उसने सिर्फ शाकिर को ही सोचा था, लेकिन इससे मोहब्बत कभी नहीं हुई थी, क्योंकि मोहब्बत तो निकाह के 2 बोल करवाते हैं और इससे भी मोहब्बत निकाह के बाद ही होनी थी। इतना कंट्रोल तो इसे अपने जज्बात पर था कि वो अपने दिल का मकीन अपने महरम को बनाती। निकाह की रस्म अदा होते ही सब लोग जा चुके थे। इस वक्त घर पर सिर्फ यशब के घर वाले और वारिस के साथ उसकी अम्मी यहाँ तक बैठे हुए थे। मेरी बच्ची, तुम अपना ख्याल रखो, ये आखिरी दिन ना बहुत ज्यादा एहतियात करनी होती है, परेशानी मत किया करो।
मत लिया करो, टेंशन मत लिया करो। इन आखिरी दिनों में खाओ पियो और हर तरह की टेंशन से दूर रहो। सारी जिम्मेदारियां अपने शौहर पर डाल दो, सब कुछ इनका है, यही संभालें। तुम्हें किसी चीज की टेंशन लेने की या परेशान होने की हरगिज कोई जरूरत नहीं है। एक तो कमजोर सी जान हो और फिर पहला पहला। वारिस की अम्मी उसके पास बैठी उसे समझा रही थी। जी आंटी, ये ख्याल रखते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं करती, वो बोली तो आंटी ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरा था। तुम्हें कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, बस ये वक्त अपना ख्याल रखने का है। वो बेहद मोहब्बत से बोली थी, जबकि फरियाल को भी उन्होंने अपने साथ ही बिठा कर रखा हुआ था। इनको तो जैसे दिल की मुराद भर आई थी। अगर फरियाल का कहीं कोई रिश्ता तय ना होता तो वो कब का उसे वारिस के लिए मांग चुकी होती। लेकिन लेकिन फरियाल तो इनके बेटे के ही नसीब में लिखी हुई थी। वो तो खुशी से फूले ना समाई थी, ये जानकर के वारिस फरियाल से निकाह कर रहा है। फरियाल, तुम यहाँ बैठी हुई क्या क्या कर रही हो? जाओ सबके लिए चाय बनाओ मेरी जान, उसने फरियाल को देखते हुए कहा। अगर अर्शम की तबीयत ठीक होती तो वो शायद ये काम उसे कहता। फरियाल उसके कहने पर उठी तो वो अर्शम के पास फरियाल वाली जगह पर बैठ गया था। वो जानता था कि इस वक्त वो बहुत ज़्यादा परेशान है और वो उसे कोई टेंशन नहीं देना चाहता था, लेकिन वो इतनी बड़ी बात तो इससे छुपा भी नहीं सकता था। और फिर एक ही घर में रहते हुए ये सब कुछ उसके सामने तो आना ही था, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि अर्शम की तबीयत इतनी ख़राब हो जाएगी। जल्दी से अपनी तबीयत ठीक कर लो, 1 हफ्ते के अंदर शादी है और तुम्हें बहुत सारा काम है, बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी है तुम्हें। इस तरह बीमार होने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे लिए, ये सब कुछ अकेला करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो उसे देखते हुए बहुत प्यार से बोला था, जबकि वो जवाब में कुछ नहीं बोली थी। इस वक्त वो बहुत परेशान और उदास है और वो इसे परेशान नहीं करना चाहता था, वो तो बस इसे खुश देखना चाहता था। वो चाहता था वो हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहे, वजह लेकिन वो परेशान हो गई थी। खैर, वो फरियाल की शादी में अ, अद बिजी करके हर टेंशन से दूर करने का उसे बिजी करके हर टेंशन से दूर करने का सोच रहा था, ताकि उसके जहन से फजूल सोचे निकले। लगता है कमरे के अंदर ना सर्विस नहीं आ रही, मुझे एक ज़रूरी कॉल करनी थी, मैं करके आता हूँ। वारिस अपनी जगह से उठा था। बिल्कुल ठीक, सर्विस आ रही है, यहीं बैठकर कॉल कर लो। यशब ने बड़ा सुथरा सा जवाब दिया तो वो इसे घूर कर रह गया। अरे नहीं यार, सब लोग यहाँ डिस्टर्ब हो जाएंगे, मैं बाहर जाकर आराम से बात कर लूंगा ना, उसने देखते हुए कहा। तो यशब ने नफी में सर हिलाया था। आराम से बैठ जा, यहीं बैठकर बात कर ले, किसको फोन करना है मैं मिला देता हूँ, मेरी सर्विस बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। उसने अपना फोन निकाला तो वारिस ने मुंह बनाया था। अरे बेटा, किसको करना होगा? मेहंदी का फंक्शन करवाना है तो सर्विस वालों को फोन करना होगा। उसको हम कल ही मेहंदी का फंक्शन रखवा लेंगे, परसों सादगी से रुखसती करवा लेंगे और फिर उसके अगले दिन वलीमा होगा। इससे पहले कि वारिस कुछ कहता, उसकी अम्मी बोली थी। अरे सकीना, सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी आराम सुकून से करते हैं ना? अम्मी ने परेशानी से कहा। अरे नहीं बहन, मैं तो अब अपने बेटे की शादी जल्द से जल्द करना चाहती हूँ, मुझ में अब मजीद सब्र नहीं है। अल्लाह पाक ने इतना हसीन जोड़ा बना दिया है, अब हम जल्दी जल्दी अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। मैं तो बस अपनी बेटी को कल ही रुखसत कर लेना चाहती हूँ, इन्होंने बेहद खुशी से कहा था, जबकि इनसे कहीं ज्यादा खुश तो वारिस लग रहा था, जिसकी भी मन की मुराद इतनी जल्दी पूरी हो रही थी। हाँ सकीना, वो तो मैं सब कुछ समझ सकती हूँ, तुम्हारी ख्वाहिश का मैं एहतराम करती हूँ, लेकिन जरा खानदान बरादरी वालों को भी तो बताना होगा ना, इस तरह जल्दबाजी में निकाह करवाया है। फरियाल की बहनें, उसके भाई, खानदान बरादरी, बहुत लोग हैं, वो परेशानी से कहने लगी थी। अम्मी, आप खानदान बरादरी की टेंशन ना ले, मैं सबको संभाल लूंगा। फरवा और फारिया आपी को मैं अभी फोन करके बता देता हूँ और दराब भाई और दरियाब भाई को भी फोन कर देता हूँ और इनको भी बता देता हूँ। कल हम मेहंदी करेंगे, जिस तरह सकीना खाला चाहती हैं सब कुछ वैसे ही होगा, और वैसे भी हमारी तरफ से तैयारी मुकम्मल है, तो हम क्यों इनको लंबा वक्त दें। यशो वहीं बैठे बैठे बोला था, जबकि ध्यान सारा अर्शम की तरफ जा रहा था, जो चारपाई पर लेटी दीवार का सहारा लिए हुए थी। बेटा, फिर भी सबको जवाब देने पड़ेंगे, 1000 तरह के सवाल करेंगे, अचानक शादी क्यों की? वो लोग वजह तो जानना चाहेंगे ही ना। अम्मी को अपनी परेशानियां खाए जा रही थी। अम्मी, मैंने कहा ना, आप किसी तरह की टेंशन मत ले, मैं सब कुछ हो जाएगा, सबके सवालों के जवाब मैं खुद दे दूंगा, वो बोला था, जब ध्यान वारे की तरफ गया, जो बार बार झांक कर बाहर किचन की तरफ देख रहा था। लगता है तेरी सर्विस यहाँ बैठे बैठे नहीं आएगी, तो चला ही जा बाहर। उसने गुस्से से उसे घूर कर देखा तो वो इब्ने ढीठ उसका इशारा मिलते ही बाहर भाग गया था, जबकि वो फिर से अम्मी की तरफ मतवज्जो हो गया था। बेटा, फिर भी तुम्हारी फूफो और फूफा जान, इन्हें भी तो जवाब देना होगा, आखिर को वहां मंगनी थी, रिश्ता तय था।
अम्मी आप इनकी फिक्र क्यों कर रही हैं, इन्होंने खुद हमें धोखा दिया है और अपने बेटे के करतूत छुपाए हैं। हमसे 4 महीने थे वो पाकिस्तान छोड़कर चला गया था, हमें कानों कान खबर नहीं होने दी इन लोगों ने, खुद हमें धोखा दिया है। हमने इनके साथ कोई फरार या बेईमानी नहीं की है जिसकी टेंशन आपको खाई जा रही है। अब की दफ़ा वो सख्ती से बोला था, लेकिन फिर भी इन लोगों के साथ ताल्लुक तो है ना हमारा। अम्मी यकीनन इस मौके पर किसी को नाराज़ नहीं करना चाहती थी। हाँ तो ठीक है, मैं कब ताल्लुक से इनकार कर रहा हूँ, हमारा ताल्लुक हम शादी पर बुलवा लेंगे, इन्हें सब खानदान बरादरी वालों को बुलवाएंगे, जैसे वो भी मेहमान हैं हमारे, वो भी आ जाएंगे अगर इन्होंने आना हुआ तो। मैं समझता हूँ आपकी इस तरह की नाराज़गी या लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती तो ठीक है, अगर वो भी आपकी तरह सोचते हैं तो हम इन्हें शादी पर ज़रूर बुलाएंगे। वो जैसे हर परेशानी का हल निकाल कर बैठा हुआ था, लेकिन इसका लहजा अरशम को बुरा लग रहा था। आपने बाप के लिए इस तरह के अल्फाज उसे सुनने में अच्छे नहीं लग रहे थे। ठीक है, अगर तुमने सब कुछ सोच ही लिया है तो जैसा तुम कहोगे वैसा कर लो, लेकिन फरियाल के भाई बहनों को तो जवाब दोगे ना। तुम बहनें तो चलो अपने घर की हैं, वो क्या पूछेंगी, लेकिन दुराब और दरियाब के हर सवाल का जवाब तुम दोगे। अम्मी से देखते हुए बोली तो हल्का सा मुस्कुराया था। अम्मी मैं हर उस सवाल का जवाब दूंगा जो सवाल सही होगा, अगर वो बेमतलब के सवाल पूछेंगे तो मैं किसी का जवाब दे नहीं हूँ। मेरी बहन थी, मैंने अपनी बहन की ज़िंदगी का फैसला कर दिया, बस बात ख़त्म। अगर मेरी बहन को मेरे फैसले पर एतराज़ नहीं तो किसी और के एतराज़ को मैं कोई अहमियत नहीं दे सकता। ज़िंदगी मेरी बहन ने गुजारनी है, किसी और ने नहीं। और बाकी आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बस शादी पर फोकस कीजिए। और मैं अर्शम को ज़रा अस्पताल लेकर जाता हूँ, इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब लग रही है। उसके चेहरे पर आए बालों को हाथों से पीछे करते हुए बोला तो उसने नफ़ी में सर हिलाया था। नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, मैं घर पर ही ठीक हूँ, बस थोड़ी देर सोऊंगी तो तबीयत ठीक हो जाएगी, शायद थोड़ी थकावट हो गई है। वो उसके लहजे की फिक्रमंदी को इग्नोर करते हुए चेहरा फेर गई थी, जबकि उसकी नाराज़गी को समझते हुए यशब ने कुछ नहीं कहा था। तो ऐसा करो यहीं लेट जाओ, मैं यहीं तुम्हारे पास बैठा हूँ। वो उसे सहारा देकर वहीं चारपाई पर लेटाते हुए बोला तो अर्शम बिना कुछ कहे चारपाई पर लेटती आंखें बंद कर गई थी, जबकि इस पर कंबल ठीक करते हुए वो उसके पास ही बैठा रहा था। वो किचन में दाखिल हुआ तो फरियाल तेज तेज हाथ चलाती चाय बना रही थी। वो खामोशी से उसके पीछे आकर बैठ गया था। जब फरियाल को अपने पीछे को महसूस हुआ, मुड़कर उसे देखा तो चेहरे पर हया की लाली बिखर गई थी। उसने जल्दी से अपने सर पर दुपट्टा रखा, दिल अजीब से अंदाज में धड़का था। उसका कांपते हाथों को महसूस करके वो मुस्कुराया था। रिलैक्स हो जाओ, मैं तो सिर्फ देखने आया था कि चाय बनी है या नहीं बनी। वो पीछे खड़ा उसे देख लेते हुए आहिस्ता आहिस्ता चलता पास आ गया था। जी जी बन रही है, बस बना रही हूँ, वो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली। हाँ बनाओ, मैं भी यही देखने आया था कि चाय बनी या नहीं। वो उसके पीछे आकर रुकता उसके दोनों साइड पर अपने बाजू रख गया था। उसके इतने करीब आने पर फरियाल ने घबरा कर पीछे मुड़कर रुख फेरा था। उसके इस तरह करीब आने पर वो मजीद घबरा गई थी। अब यहाँ बाहर वो, हाँ मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हारी चाय देख सकूँ। वैसे अब तो मैं रोज़ ही चाय चाय देखूंगा, बल्कि पिया भी कर लूँगा। अब तो तुम सिर्फ दोस्त की बहन नहीं रही ना, अब तो तुम्हारा मुझसे भी बहुत गहरा ताल्लुक बन गया है, बल्कि सबसे गहरा ताल्लुक ही मुझसे बन गया है। इतना गहरा ताल्लुक है हमारा कि अब तुम्हें मुझे मुफ्त की चाय पिलाते हुए भी कोई मसला नहीं होगा। उसके चेहरे पर आई लाली और शर्मो हया के रंग देखते हुए बोला तो फरियाल की घबराहट में मजीद इजाफा होने लगा। आप प्लीज़, बाहर कोई आ जाएगा। मेरी बेकरारियां देखते हुए तुम्हारे भाई ने खुद मुझे इजाज़त दी है कि मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए तुम्हारे पास रहूं। वो खुद मेरी बेताबियां देखकर मुझे यहाँ आने की इजाज़त दे चुका है, यूं ही नहीं आया, इजाज़त लेकर आया हूँ। उसकी मुस्कुराहट गहरी हुई थी। पर वैसे भी अब तो हक रखता हूँ ना तुम्हें देखने का। उसकी मुस्कुराहट में जैसे दुनिया जहाँ की खुशी थी। वो इतना खुश था कि हद नहीं, जबकि फरियाद ये सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि न जाने वो किस तरह से इससे निकाह करने पर राजी हुआ था। वारिद भाई, वो कुछ कहते कहते जबान दांतों में दबा गई थी। अस्तगफिरुल्लाह, लड़की निकाह मकरू कराओगी क्या? भाई नहीं, भाई नहीं, शोर हूँ मैं। वैसे किसी का शोहर होना भी बहुत टेंशन वाली बात है। शोहर बनकर तो अजीब सा सरूर सवार हो गया है। वैसे मैं तुमसे ये पूछने आया था कि तुम इस निकाह पर खुश तो हो ना? उसके चेहरे पर झुकते हुए बोला तो फरियाल को अचानक ही चाय की याद आई थी। इससे पहले कि वो मूर्ति वारत ने हाथ बढ़ाकर चूल्हा ही बंद कर दिया था। पहले मेरे सवाल का जवाब दो, बाद में चाय को देखना। ये चाय भी इस वक्त मुझे अपना रकीब महसूस हो रही है। बेशक मैंने निकाह इस चाय के लिए किया है, बल्कि मुफ्त की चाय के लिए किया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम सारा फोकस ही इस चाय पर लगा दो। थोड़ा सा फोकस अपने शोहर पर भी करो। वो बोला तो फरियाल बेयकीनी से इसे देखने लगी थी। मतलब?
हालात इतने ख़राब हो चुके थे कि वो इसके चाय के लिए उससे निकाह करने पर मजबूर हो गया था। क्या मतलब, आपने ये निकाह मुफ्त की चाय पीने के लिए किया है? वो बेयकीनी से पूछने लगी। निकाह मैंने जिसके लिए भी किया हो, तुम चाय तो मुफ्त में पिलाओगी ना मुझे? वो इसके बेयकीनी से सवाल करने पर उल्टा सवाल करने लगा था। पहले आप मेरे सवाल का जवाब दें, क्या आपने मुफ्त की चाय पीने के लिए मुझसे निकाह किया है? उसकी आंखों में बेयकीनी थी। अगर मैं कहूँ हाँ तो चाय पिलाओगी? वो मजीद चोखा हुआ। चाय पिलाऊंगी, बल्कि चाय की नदी में नहलाऊंगी। आपने सच में चाय के लिए? वो बेयकीनी से न जाने अभी क्या क्या बोलने वाली थी कि अचानक ही वारिस उसके चेहरे पर झुकते हुए उसके हिलते हुए लबों को अपनी कैद में ले गया था। उसकी ये हरकत इतनी बेसाख्ता थी कि फरियाल के सामने जमीन आसमान घूम कर रह गए, जबकि वो अपनी हरकत सुकून से सर अंजाम देकर पीछे हटा और उसके चेहरे पर बिखरे रंग देखने लगा था। उसके पीछे हटते ही फरियाल ने अपने चेहरे पे हाथ रख लिया था, जैसे बेयकीनी की कैफियत में हो। हाँ, मैंने ये शादी चाय के लिए की है, लेकिन चाय से कहीं ज़्यादा चाय वाली के लिए की है। बहुत ख़ास हो तुम मेरे लिए, आज से नहीं हमेशा से। काश वो शाकिर तुम्हारी ज़िंदगी में ना होता तो कब का तुम्हें अपने ख्वाबों की नगरी में ले गया होता। लेकिन अब वो शाकिर हमारे बीच से निकल चुका है। फरियाल, मैं नहीं जानता कि वो इंसान तुम्हारे लिए कितना अहम था। तुम मुझसे मोहब्बत करती थी या नहीं करती थी? मेरे लिए इतना अहम मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और इतनी मोहब्बत करता हूँ कि मेरी मोहब्बत ही हम दोनों के लिए ज़िंदगी भर के लिए काफ़ी होगी। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम्हें किसी और के प्यार की ज़रूरत ही नहीं होगी। मैं तुम्हारी ज़िंदगी को खुशियों और रंगों से भर दूँगा। मैं कभी तुम्हारी ज़िंदगी में आँसू नहीं आने दूँगा। तुम मेरी तहज्जुद में माँगी गई दुआओं का सिला हो। तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में क्या था, लेकिन तुम मेरे लिए मेरी मोहब्बत हो। मैं तुम्हें हर वो खुशी दूँगा जो तुम डिज़र्व करती हो। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे मोहब्बत करो या ना करो। मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई, बस इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। मैं तुम्हें कभी फ़ोर्स नहीं करूँगा कि मुझसे प्यार करो। बस मैं तुमसे प्यार करूँगा और मेरे प्यार को कबूल कर लेना। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी, मेरी चाहत, मेरी ज़िंदगी, निकाह मुबारक हो। वो इसका माथा चूमकर अपनी बात मुकम्मल करता किचन से निकल गया था, जबकि फरियाल तो जैसे सकते में थी। एक लफ्ज़ उससे नहीं बोला गया था। जब उसके जाने के तकरीबन 2 मिनट के बाद ही अंदर यशब दाखिल हुआ था। फरियाल, चाय बना रही हो या पानी गला रही हो? इतना वक्त लगा दिया तुमने? वो उसे देखते हुए बोला था। भाई वो वारिस भाई नहीं, मेरा मतलब है वारिस, वो भाई मत कहो उसे, वो शोहर है तुम्हारा, निकाह खराब होता है। इस तरह की क्या कह रहा था वो कमीना? कोई उल्टी सीधी बकवास तो नहीं की उसने तुम्हारे साथ? वो इसके पास आते हुए पूछने लगा तो फरियाल ने फौरन निगाहें झुकाकर नफी में सर हिलाया था। अब उसे क्या बताती कि वो तो उल्टी सीधी बातों के साथ साथ ना सिर्फ अपनी मोहब्बत का इजहार कर गया था, बल्कि उसके लबों पर अपनी मोहब्बत की मोहर भी लगा गया था। डोंट वरी, मेरा दोस्त है, वो जिगर है मेरा, बल्कि जान है। मुझे खुद से ज़्यादा उस पर एतबार है। मैं जानता हूँ वो मेरी बहन को बहुत खुश रखेगा। उसका चेहरा देखते हुए बोला तो फरियाल हल्का सा मुस्कुराते हुए उसके सीने पर अपना सर रख गई थी। वो एकदम से हल्की फुल्की हो गई थी। वारिस की मोहब्बत इससे मोतबर कर गई थी। वो जो खुद को एक ठुकराई हुई लड़की समझ रही थी, आसमानों में उड़ने लगी थी। वो ख़ास थी, बहुत ख़ास थी, क्योंकि वो वारिस की मोहब्बत थी। ये एहसास ही बहुत खुशगवार था। ऐसे कैसे निकाह हो गया इतना बड़ा फैसला करने से पहले? कि तुमने इतना नहीं सोचा कि हम लोग भी इसके भाई हैं, हमारा भी इसके साथ ताल्लुक है? मानते हैं कि इसका सारा खर्चा तुम उठाते हो, उसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारे सर पर है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं यशब कि तुम हमें उसके हर मामले से इस तरह अलग कर दो, जैसे हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं था। दुराब उसके सामने बैठा बोल रहा था। यकीनन इस वक्त उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। आखिर उसी को बहन के मामले से अलग कर दिया गया था। ज़रियाब को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। हाँ, लेकिन उसे फ़र्क पड़ता था, वो बड़ा भाई था फरियाल का। फारिया और फरवा के मामले में उसने कुछ नहीं कहा था, लेकिन फरियाल का इस तरह अचानक कोई भी फैसला कर देना दुराब को अच्छा नहीं लगा था। हाँ तो और क्या, हमारा तो जैसे कोई रिश्ता ही नहीं, कोई ताल्लुक ही नहीं। हम तो जैसे इस घर से हर रिश्ता ख़त्म करके गए हैं, हमें इस तरह से पराया कर दिया। मैंने अम्मी से शाकिर भाई की शादी के बारे में सब कुछ पूछा है। कोई शादी-वादी नहीं हुई है, सिर्फ़ पेपर मैरिज है। अरे निकाह तो हुआ ही नहीं है इसका इस मार्था के साथ। दूसरे मुल्क में वो सिर्फ़ अपना मुस्तकबिल बनाने गए हैं। वापस इनको पाकिस्तान ही आना था। इतनी क्या जल्दी थी कि एक दफ़ा ना सोचा खून के रिश्ते थे।
24 साल की मंगनी थी। इरम का गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। वो यशब के सामने बैठी उससे लड़ने की पूरी तैयारियों में थी, जबकि दुराब उसे गुस्से से घूर रहा था। तुम चुप रहो इरम, जिस चीज का तुम्हें पता नहीं है इसमें इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें, ये तुम्हारा मामला नहीं है, मेरी बहन का मामला है, तुम्हें इसमें घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ तुम्हारे भाई की नहीं बल्कि मेरी बहन के बारे में बात हो रही है। वो बेहद गुस्से से उसे देखते हुए बोला था, अंदाज साफ ज़ाहिर कर रहा था कि वो यहाँ उसके भाई की तरफदारी करने के लिए नहीं आया, बल्कि अपनी भाई होने का जवाब मांगने आया है। सॉरी भाई, इस चीज़ पर सवाल उठाने का हक सिर्फ और सिर्फ फरियाल को था, लेकिन इसे अपने भाई पर यकीन था, इसलिए उसने कोई एतराज़ नहीं उठाया, और किसी के एतराज़ को मैं कोई अहमियत नहीं देता। क्या मतलब है तुम्हारी बात का? क्या हम इसके कुछ नहीं लगते जो हम सवाल नहीं उठा सकते? वो फिर से बेहद गुस्से से बोला था। लगते हैं, आप उसके भाई हैं, शादी पर आइएगा, उसे दुआएं दीजिएगा, उसके सर पर हाथ रखें, आज उसका निकाह हुआ है, उसे आपकी दुआओं की जरूरत है। आप तो सवाल जवाब करने उठ खड़े हुए। उसके लहजे में तन था। हाँ, क्योंकि तुमने हक छीना है हमारा। यशब, हम उसके भाई थे, हम भी उसी के लिए बेहतर फैसला कर सकते थे। वो दुख से बोला तो यशब ने हैरत से उसे देखा। काश ये आपने घर छोड़ने से पहले सोचा होता भाई, काश आपको ये बात तब याद होती जब आप यहाँ से जा रहे थे। यहाँ से जाते हुए तो आपको याद ही नहीं था कि आपकी एक नहीं बल्कि 3-3 बहनें हैं। जब जिम्मेदारी निभाने के भाई भारी थी तब तो आप भाग गए। जब जिम्मेदारी निभाने की बारी थी तब तो आप भाग गए, और अब जब जिम्मेदारी खत्म हो गई तो हक जताने आ गए। शुक्र करें मैं आपको अभी तक इसका भाई कह रहा हूँ, वरना मेरी नज़र में तो आप इसके भाई भी नहीं हैं। हक जताना तो बहुत दूर की बात है। यकीनन आपको मेरी बातों से दुख हो रहा होगा, लेकिन यह हकीकत है। बर्दाश्त करें इस हकीकत को। अपनी बीवी के भाई का दुख जाग गया तो आप मुझसे जवाब मांगने यहाँ आ गए और मुझे कह रहे हैं कि आपको अपनी बहन का दुख सुकून नहीं लेने दे रहा। भाई, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो इस अंदाज में बोला था कि दुराब हैरत और बेयकीनी से उसे देखने लगा। आपकी बीवी के भाई के इंतज़ार में नहीं बिठा सकता था मैं अपनी बहन को। मुझे अपनी बहन की ज़िंदगी का कोई बेहतर फैसला करना था, और आप मुझसे जवाब मांगने वाले सच में कोई नहीं होते। वो बिना लिहाज के बोला था। इस चीज़ पर वो वैसे भी किसी तरह का कोई एतराज़ बर्दाश्त करने के मूड में नहीं था। हाँ, लेकिन दुराब को शर्मिंदा करके इसे अच्छा भी नहीं लगा था। मैं यहाँ शाकिर की हमायत करने हरगिज़ नहीं आया हूँ। उसने जो किया वो गलत ही था यशब, लेकिन जो तुम सोच रहे हो वो भी सही नहीं है। तुमने सोच कैसे लिया कि मैं एक ऐसे इंसान की हमायत करने के लिए यहाँ आऊँगा जिसने मेरी बहन को धोखा दिया है? मुझे फूफा जान से इस फ्रॉड की उम्मीद हरगिज़ नहीं थी। वो इसे देखते हुए बोल रहा था, जबकि कमरे के अंदर बैठी अरशम एक दफा फिर से अपने बाप के इस तरह के जिक्र पर तड़प उठी थी। अगर शाकिर ने धोखा दिया भी था तो भी वो इसके बाप को धोखेबाज और फ्रॉडिया कैसे कह सकते थे? उसका क्या कसूर था? सिर्फ इतना ही कि इसने अपनी बेटियों का घर बचाने के लिए कुछ वक्त के लिए सच्चाई छुपाई थी, और एक बाप होने के नाते अगर वहां कोई भी होता तो शायद वो भी ऐसा ही करता। लेकिन उसके बाप को तो बहुत जलील किया जा रहा था, और इससे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पता नहीं इरम कैसे बर्दाश्त कर रही थी। इरम, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम्हारा इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। तुम दूर रहो, तुम बस मतलब साफ है कि तुम इन सब चीज़ों से दूर रहो। वो गुस्से से इरम को देखते हुए बोला था। इस वक्त उनके कमरे से काफ़ी ऊंची लड़ाई की आवाज़ आ रही थी। फरवा फारिया बच्चों को लेकर आ चुकी थी, जबकि इनके शोर सुबह आने वाले थे। जबकि दरियाब अपनी बीवी को लेकर कमरे में था, और दुराब के कमरे से काफ़ी ऊंची लड़ाई की आवाज़ आ रही थी। या अल्लाह, क्या जहालत है! क्यों जाहिलों की तरह लड़ रहे हैं ये लोग? जानते भी हैं कि अरशम की तबीयत ठीक नहीं है। अम्मी परेशानी से बोलते हुए बेड पर लेटी अरशम को देखने लगी थी। अम्मी, इनकी तो लड़ाई लगता है सारी रात खत्म नहीं होनी। मैं हर्षम को ऊपर कमरे में ले जाता हूँ, इसकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है। यशब अंदर दाखिल होते हुए बोला था। नहीं, मैं ठीक हूँ, यहाँ पर ही, मुझे नहीं जाना ऊपर। वो कहते हुए करवट बदलने लगी थी। हर्षम, क्या मसला है तुम्हें? क्यों फजूल में नखरे किए जा रही हो? मैं शाम से बर्दाश्त कर रहा हूँ, अब बहुत हो चुका। अगर तुम्हारी हरकतों पर कुछ बोल नहीं रहा तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम अपनी मनमानी पर उतर आओ। मैं शाम से देख रहा हूँ तुम्हें, मैं नोट भी कर रहा हूँ। सब कुछ बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझे भी समझ में आ रहा है तुम्हारा ये अंदाज़। मैं शाम से तुम्हारे ये बदले-बदले रवैये को समझ रहा हूँ। जानता हूँ तुम्हें इस वक़्त टेंशन में हो, तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन ये भी तो सोचो ना, ये गलती तुम्हारे वालिदैन की है, तुम्हारे भाई की है। हाँ, बस ठीक है, समझ गई हूँ मैं। फिर से शुरू कर दिया मेरे माँ-बाप को ज़लील करना। यही तो कर रहे हैं आप शाम से। पहले आप अकेले कर रहे थे, फिर आपके भाई साहब आ गए, वो भी करने लग गए। खून के सब गलत, लेकिन फिर भी मैं अपने बाबा की इतनी बकवास बर्दाश्त नहीं कर सकती।
اب بات بات پر میرے بابا کو بیچ میں لے کر آ رہے ہیں، انہیں فراڈ کہہ رہے ہیں، انہیں دھوکے باز کہہ رہے ہیں۔ اور ہاں پتہ ہے مجھے 8 سال پہلے جب آپی اور دوراب بھائی کی شادی ہوئی تھی، تبھی بابا نے شرط رکھی تھی کہ انہیں ارم آپی کی شادی دوراب بھائی سے کروانی ہے، اور پھر آپ کے اور میرے ٹائم بھی شرط رکھ دی۔ ہاں آ رہا ہے مجھے سمجھ، آپ دونوں بھائیوں کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے نا، بہت زیادتی ہوئی ہے، اور اتنا ہی لڑکیاں آپ کی زندگی میں آ گئی ہیں، اور آپ لوگوں کو اس طرح سے کچھ فائدہ بھی نہیں ہوا، اس لیے بہت دکھ میں ہے نا آپ۔ چلیں تو پھر اس دکھ کو ختم کر دیں آپ اپنی بہن کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں نا، اپنی بہن کی خاطر مجھ جیسی لڑکی سے شادی بھی کر لی جو آپ کی زندگی میں کہیں پر بھی فٹ نہیں ہوتی تھی، تو چھوڑ دیں مجھے، یہ قصہ ہی ختم کر دیں۔ آپ کو پورا حق ہے اپنی مرضی سے زندگی جینے کا۔ میرے بابا نے آپ کے ساتھ فراڈ کیا ہے، دھوکہ دیا ہے، ہم نے آپ لوگوں کو آپ ہم نے آپ لوگوں کو آپ وہ کریں جو آپ لوگوں کو کرنا چاہیے۔ دوراب بھائی میری آنکھوں کے سامنے 4 دفعہ آپ ہی کو طلاق کی دھمکی دے چکے ہیں، تو آپ خاموش کیوں ہیں؟ آپ بھی اپنے دل کی بھڑاس نکال لیں، بلکہ پھر بھڑاس کیا نکالنی ہے، آپ تو قصہ ہی ختم کر دیں۔ طلاق دیں، طلاق مجھے۔ وہ غصے سے نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی، امی تو منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ تو خدا کا شکر تھا کہ اس وقت اس کمرے میں سوائے امی کے اور کوئی بھی نہیں تھا، اور وہ ہمیشہ سے بات کرتی تھی تو اتنی کم آواز میں بات کرتی تھی کہ کوئی تیسرا مشکل سے ہی سن پاتا تھا۔ یہ تم کیا بکواس کر رہی ہو ارشم؟ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ کچھ ہوش بھی ہے کہ منہ سے کیا اول فل بکے جا رہی ہو؟ یشب نے تمہارے ساتھ ایسا کوئی برا رویہ رکھا ہے جس پر تم مجھ سے اس طرح سے بد زبانی کرو؟ اتنی بڑی بات تم نے اپنے منہ سے نکالی کیسے؟ امی کو افسوس ہو رہا تھا۔ ویسے ہی نکالی، مجھے اسی طرح بھائی نکال رہے ہیں، یہ مجھ پر بہت بڑا احسان کر رہے ہیں کہ میں ان کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، تو یہ مجھ کو ساری زندگی رکھ لیں گے، لیکن میں ان کا اتنا بڑا احسان نہیں اٹھا سکتی امی، بہتر ہے کہ مجھے طلاق دے دیں، یہ قصہ ہی ختم کر دیں۔ میں اپنے باپ کو دن رات ذلیل ہوتے نہیں دیکھ سکتی، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا یہ سب کچھ۔ امی ان سے کہیں یہ مجھے چھوڑ دیں، مجھ پر احسان نہ کریں، دیں مجھے طلاق۔ اور چٹاخ بول ہی رہی تھی جب یشب نے آگے بڑھتے ہوئے بنا لحاظ کے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا تھا، اور یہ تھپڑ اسے پچھلے والے تھپڑ سے کہیں زیادہ شدید تھا، اور اس دفعہ اسے اس تھپڑ کا کوئی بھی دکھ نہیں تھا۔ وہ شوق ہے نا تمہیں طلاق لینے کا، تو فکر مت کرو، تمہاری ساری خواہشیں پوری کر دوں گا۔ وہ بولنے لگا تو امی آگے بڑھتے ہوئے اس کے کبھی لبوں پر ہاتھ رکھتی تو کبھی اسے خاموش کروانے کے لیے ہاتھ جوڑتی کہ کہیں وہ کچھ غصے میں الٹا سیدھا بول کر اپنا گھر نہ برباد کر لے۔ نہیں امی، بولنے دے مجھے، بہت شوق ہے نا اسے طلاق لینے کا، اس کی ساری خواہشیں پوری کر دوں گا میں، لیکن اپنے بچے کے اس دنیا میں آ جانے کے بعد اپنا فراڈی باپ اور بھائی تمہیں بہت زیادہ عزیز ہے نا، تو کسی گمان میں مت رہنا۔ مجھے کوئی افسوس نہیں ہے اپنی باتوں پر یا اپنے لفظوں پر۔ تمہارا باپ بھائی جس قابل ہیں، ان کو انہی لفظوں سے نوازا جا رہا ہے۔ میں بہت کوشش کر رہا تھا کہ اس انسان سے جڑے رشتے کی خاطر ہی میں اس فراڈ کو بھول جاؤں، لیکن میں بھول گیا تھا کہ تم بھی بیٹی تو اسی کی ہو۔ میری معصوم بہن کی زندگی کے 24 سال برباد کر دیے تمہارے باپ اور بھائی نے، اور تمہیں ان کے لیے مجھ سے طلاق چاہیے؟ وہ غصے سے پتہ نہیں کیا کیا بول رہا تھا جب اسے احساس ہوا کہ بیڈ پر پڑے ارشم کے وجود میں کسی طرح کی کوئی حرکت نہیں ہو رہی۔ اسے اگلے ہی لمحے پریشانی نے آ گھیرا تھا۔ اسے اپنے تھپڑ پر افسوس نہیں تھا، لیکن اپنے بچے کی پرواہ تو تھی۔ وہ اسے لے کر ہسپتال آیا تو ارم بھی اس کی خراب حالت کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ آ گئی تھی۔ ابھی وہ ہسپتال پہنچا ہی تھا کہ ارم کی امی وہاں داخل ہوئی۔ کیا ہوا ہے میری بچی کو؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ کیسے بے ہوش ہو گئی؟ وہ پریشانی سے ارم سے پوچھنے لگی تھی، جبکہ وہ انہیں ارشم کے پاس چھوڑتا خود اندر ڈاکٹر کے پاس چلا گیا تھا۔ ہمیں کچھ پتہ نہیں، اچانک سے اسے کیا ہو گیا ہے۔ وہ اسے اٹھا کر باہر لے کر آ رہا تھا تو میں نے اس کی حالت اتنی خراب دیکھی اور فوراً آپ کو فون کرتے ہوئے ساتھ آ گئی۔ اللہ جانے کیا ہوا ہے، اچانک سے اس کی طبیعت شام سے ہی خراب لگ رہی تھی۔ 2-3 دفعہ تو یشب نے اسے کہا بھی کہ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، لیکن شاید اس کے ساتھ کوئی ناراضگی چل رہی ہے، اس لیے اسپتال جانے کے لیے نہیں مانی تھی، اور پھر بے ہوش ہو گئی تو میں اس کے ساتھ ہی آ گئی۔ اللہ نہ جانے میری بچی کو کیا ہوا ہے، اتنی خوش تھی، لگتا ہے کسی کی کالی نظر لگی۔ امی بہت پریشانی سے بولی تھی، جبکہ ارم بھی ہاں میں سر ہلا گئی تھی۔ اندر ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر رہی تھی، یشب ساتھ ہی تھا، جبکہ ارم اور اس کی امی باہر تھی۔ جب اس کے ابو بھی ہسپتال کے اندر آ گئے، وہ اپنی بیگم کے ساتھ ہی آئے تھے، لیکن یشب سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں کر پائے تو پیچھے ہی رک گئے۔ کیا ہوا ہے، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ انہوں نے پوچھا تھا۔ اللہ
जाने, डॉक्टर चेक कर रही है, दुआ करें कि सब कुछ ठीक हो। वो इन्हें दिलासा देते हुए बोले तो वो सिर्फ हाँ में सर हिलाकर वहीं बैठ गए थे। मैंने आपसे कहा था कि इन्हें हर तरह की टेंशन से दूर रखें। टेंशन की वजह से इनकी ये हालत हो गई है। इन्होंने किसी चीज़ का इतना ज़्यादा स्ट्रेस लिया है कि हालत इस हद तक खराब हुई है। आप देख सकते हैं इनकी रंगत कितनी जर्द पड़ गई है। ये कितनी जर्द पड़ गई है। मैंने आपको बताया था कि कम उम्र की प्रेगनेंसी है, इनके लिए खतरनाक है। ख्याल रखें, ध्यान रखें इनका। लेकिन नहीं, आप इन्हें टेंशन ज़्यादा माहौल दे रहे हैं। आप कोशिश करें कि इन्हें ऐसा माहौल फराहम करें जिससे वो टेंशनों से दूर रहें। अच्छा माहौल होगा तभी वो एक हेल्दी बच्चे को जन्म दे पाएंगी। मैं बहुत मादत ख्वाह हूँ और डॉक्टर, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात को। दरअसल घर में अचानक से टेंशन ज़्यादा माहौल स्टार्ट हो गया, लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसे किसी चीज़ की टेंशन ना हो। वो परेशानी से बोला था। आपने कोशिश नहीं करनी मिस्टर यशव, आपको मेक श्योर करना है कि इन्हें किसी तरह की कोई टेंशन, कोई परेशानी ना हो, वरना उनके बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है। ये आखिरी महीने का कुछ वक्त बहुत खतरनाक होता है। आप कोशिश करें कि अगर घर में टेंशन ज़्यादा माहौल है तो वो घर के माहौल से दूर रहें। इन्हें जितना इन सब चीज़ों से बचाएंगे इतना इनके लिए आसानी रहेगी। जी डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात को समझ गया हूँ। मैं आप पूरी कोशिश करूँगा कि इसे टेंशन से दूर रखूँ, वो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं लेगी। वो पूरे यकीन से बोला तो डॉक्टर ने उसे हाँ में सर हिलाते हुए उसका चेकअप किया था। वो अब पहले से बहुत बेहतर है। डॉक्टर ने कहा है जब तक होश आता है तब तक वो यहीं रहेंगी। उसने बाहर आए हुए इरम को बताया था, जो अपने वालिदैन के साथ बैठी हुई थी। होश आ जाएगा इरम, उठकर उससे पूछने लगी थी। डॉक्टर कह रही हैं इसको थोड़ी देर में होश आ जाएगा। अगर आप यहीं रुक सकती हैं तो वरना रुक सकती हैं तो रुकें, वरना घर चली जाए। मुझे कोई मसला नहीं है, जब वो बेहतर होगी मैं उसे लेकर घर आ जाऊंगा। वो बिल्कुल रिलैक्स सा बोला था। नहीं यशव, मुझे कोई मसला नहीं है। जब तक मेरी बहन ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं यहीं रहूंगी। मामा बाबा, अगर आप लोग चाहें तो घर चले जाएं। अगर उसे होश में आने में अभी टाइम है तो आपका यहाँ पे रहना सही नहीं रहेगा। नहीं बेटा, जब तक उसे होश नहीं आता तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे। इस तरह से चले जाएंगे तो पीछे से परेशानी रहेगी उसकी। बाबा बोले तो वो खामोशी से वापस चला गया था, जैसे बाबा से कोई लेना देना ही ना हो। जबकि वो दोनों दोबारा से बैठ गए थे। इरम भी इनके साथ बैठी हुई थी। न जाने को कब तक होश आना था, लेकिन अरशम की तो खराब तबीयत इन सबको परेशान कर गई थी। वो इसके पास ही बैठा हुआ था जब उसे होश आया। उसे आंखें खोलते देख जैसे उसे सुकून मिला था, वो अब कदरे बेहतर थी। शुक्र है तुम्हें होश तो आया। अब कैसा फील कर रही हो तुम? तबीयत ठीक कैसी है? ठीक तो हो ना? वो उसे देखते हुए पूछने लगा था, जबकि अरशम ने बिना कोई जवाब दिए चेहरा फेरते उसके हाथ के नीचे से अपना हाथ निकाल लिया था। जानता हूँ इस वक्त तुम बहुत परेशान हो, लेकिन जो बातें तुमने की हैं वो बहुत गलत थी। मुझे नहीं पता मुझे तुम्हें थप्पड़ मारना चाहिए था या नहीं, लेकिन तुम्हारी बातों को मैं इस तरह से बंद कर सकता था। मुझे उस थप्पड़ का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा गलत मैं ही हूँ। लेकिन तुम्हारी वो बेफजूल की बातें, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती यशव। उसे देखते हुए बोली तो यशव खामोश हो गया था, फिर उसके करीब छुटकर बाहर चला गया। वो अंदर है, अब होश में है, आप लोग उससे मिल सकते हैं। वो कहकर एक साइड पर आता अपना मोबाइल निकालकर घर फोन करने लगा था। यकीनन अम्मी अब तक परेशान बैठी होंगी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, उन्होंने जैसे फोन उठाया यशव ने कहा था। वालेकुम अस्सलाम बेटा, अरशम ठीक तो है ना? उसे होश आया? तबीयत कैसी है उसकी? वो बेकरारी से पूछने लगी थी। उसे अपनी माँ पर बेसाख्ता प्यार आया था। अभी वो बिल्कुल ठीक है, बहुत बेहतर है, होश में आ चुकी है। डॉक्टर ने इसकी तबीयत खराबी की वजह परेशानी और स्ट्रेस बताई है और इसे परेशानी से निकालने के लिए कहा है। डॉक्टर ने कहा है कि इसे टेंशन ज़्यादा माहौल ना दिया जाए। वो परेशानी से अपनी माँ को बताने लगा था। मैं तो पहले ही कह रही थी कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, परेशानी मत दो उसे। कितनी ज़्यादा परेशान हो गई, उसके बच्चे के लिए इतना बुरा होगा। उसकी अपनी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, लेकिन घर का माहौल ही कुछ इस तरह का बन गया था। खैर तुम उसे घर ले आओ, इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि अब उसे किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। वो परेशानी से बोल रही थी, जबकि वो इन्हें दिलासा देता फोन बंद करते हुए वापस अंदर जाने के बारे में सोचने लगा था। जब अंदर अरशम को उसके बाबा के गले लगकर रोते देखा, वो जानबूझकर अंदर नहीं गया था। उसने बहुत कोशिश की थी कि वो अरशम के सामने उसके बाबा के खिलाफ एक लफ्ज भी ना बोले, और वो नहीं बोला था। वो जानता था अरशम को बुरा लगेगा। कोई भी बेटी अपने बाप के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती, बेशक उसका बाप गलत ही क्यों ना हो। एक बेटी के लिए उसके बाप की मोहब्बत बहुत अलग होती है। एक बेटी कभी अपने बाप को गलत तस्वुर नहीं कर सकती। अरशम को छोटी बच्ची या बेवकूफ़ नहीं थी। वो जानती थी कि फरियाल के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन अगर वो एक औरत होकर सोचती तो फरियाल का साथ देती। लेकिन वो एक बेटी भी थी जो अपने बाप से चेहरा नहीं फेर सकती थी।
اپنے باپ سے محبت کرتی تھی، اور کوئی بھی بیٹی اپنے باپ کے لیے دھوکے باز جیسے الفاظ برداشت نہیں کر سکتی، لیکن وہ بھی ایک ایسے انسان کی حمایت برداشت نہیں کر سکتا تھا جس کی وجہ سے اس کی بہن کی زندگی کے 24 سال برباد ہوئے۔ پھپھا جان نے بہت چالاکی سے پہلے دراب کے لیے ان کے والد کے سامنے رشتہ شرط رکھی کہ آپ کی بیٹی کو تو ہمارے ہی گھر آنا ہے، کیوں نہ میں اپنی بیٹی کو بھی آپ کے گھر رخصت کروں۔ تب ابا نے اپنی بہن کی بھلائی کا سوچتے ہوئے فوراً اس رشتے کو قبول کر لیا تھا۔ ابھی اور پھر یشب کے وقت بھی یہی ہوا۔ پریال کی شادی کروانے کے لیے اسے ارشم کا ہاتھ تھامنا پڑا تھا۔ بے شک آج ارشم اس کی محبت تھی، اس کے بچے کی ہونے والی ماں تھی، لیکن اس وقت وہ صرف اس کی مجبوری تھی۔ اگر اس کی بہن کی زندگی کا سوال نہ ہوتا تو شاید وہ کبھی بھی ارشم سے شادی نہ کرتا، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ دراب اور ریشب دونوں کی شادیاں شرطوں پر کروائی گئی ہیں۔ کتنی ہوشیاری سے وہ انسان اتنی بڑی بات چھپا گیا تھا کہ اس کا بیٹا اس دن ہی گھر سے بھاگ گیا تھا جس دن وہ ان کی ڈیٹ فائنل کرنے والے تھے۔ اس دن بے شک ان کے گھر میں زیادہ لوگ موجود نہ تھے، لیکن پھر بھی پورے خاندان میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ ڈیٹ فکس ہی نہیں ہوئی، بلکہ فریال کے سسرال سے کوئی آیا ہی نہیں۔ کتنی بے عزتی والی بات تھی۔ خاندان برادری میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ فریال کے رشتے میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ وہ پھر بھی خاموش رہا۔ اسے شاکر کے بارے میں شک تھا، لیکن پھر بھی اس نے اپنے خون کے رشتوں پر اعتبار کیا تھا۔ اسے یقین تھا پھپھا جان اتنا بڑا دھوکہ نہیں دے سکتے، آخر ان کی اپنی دونوں بیٹیوں کا سوال ہے، لیکن انہوں نے دھوکہ دیا تھا۔ اگر شاکر نے اتنی بڑی غلطی کر ہی دی تھی تو کم سے کم وہ اسے بتا تو سکتے ہیں نا۔ پہلے 24 سال کا دھوکہ اور پھر 4 مہینے کا دھوکہ، اور ساتھ ہی ساتھ امید بھی۔ کتنی آسانی سے وہ اس کی امید توڑ گئے تھے، اور ایسے انسان کے لیے ارشم چاہتی تھی کہ وہ عزت کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کرے، جو کہ ناممکن تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ کل انشاءاللہ اس کی لاسٹ ایپیسوڈ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، تو کل پھر ملاقات ہوگی، اور کل کی ایپیسوڈ جو ہے تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ کل ہم اس ناول کو فنش کر کے اس کے بعد ہم کوئی نیا ناول سٹارٹ کریں گے۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔